हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूं कि आप लोग बहुत जल्द अच्छे हो जाए। मेरा नाम योगेंद्र कुमार और मैं बात कर रहा हूं नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर से। आज का हमारा एक बच्चे का सवाल आया था जो कि काफ़ी क्रिटिकल था और बिजनेस को मद्देनज़र रखते हुए, बिजनेस को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन हर एक बच्चे के या हर एक जो बिजनेसमैन है, छोटा हो चाहे बड़ा व्यापारी हो, उसके मन में कहीं ना कहीं घर करके रखता है कि एटलीस्ट अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे कस्टमर तो चाहिए ही चाहिए। और पुराने के साथ साथ अगर नया कस्टमर्स भी मिल जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट हो जाता है क्योंकि बिजनेस बढ़ जाता है। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि विदाउट कस्टमर्स के जो बिजनेस होता है ना वो स्केल नहीं कर पाते। आप स्टार्ट तो कर देते हो। अगर मान लो डेली का आपके पास 100 कस्टमर्स आता है और आप चाहो कि भाई वो एक साल तक 100 ही आता रहे, 101, 102, 103, 110, 150 ना हो, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप लोग स्थिर हो जाते हो, एक लिमिटेड क्राइटेरिया में चले जाते हो। मतलब लिमिट में हो रहा होता है सब कुछ। स्केल करने का जो माइंडसेट होता है वो वहाँ पे जाके रुक जाता है। रीज़न क्या होता है रुकने का? रीज़न यही होता है कि हम लोग नए कस्टमर्स को एक्वायर नहीं कर पाते। नए कस्टमर्स को कैसे लाया जाए, तो आज उस पर बात करते हैं। सवाल क्या है सर का, पहले सवाल देख लेते हैं इस बच्चे का। आजकल कंपटीशन के इस दौर में बहुत सारे कस्टमर कहाँ से लेकर आए अपने बिजनेस के लिए? ये सवाल काफ़ी यूनिक है और काफ़ी क्रिटिकल भी, क्योंकि अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो या कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो कस्टमर तो आपको चाहिएंगे ही। विदाउट कस्टमर्स के तो आप बिजनेस नहीं कर सकते ना, या आप तो सामान खरीद नहीं सकते, कंज्यूम नहीं कर सकते, तो कस्टमर्स की तो ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बहुत अच्छे से दूंगा और चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या होती है, देखो मैं एक बात बोलने वाला हूँ यहाँ पे। यदि काम आपके लिए महत्वपूर्ण है, यदि काम भी बोल सकते हो आप, लक्ष्य भी बोल सकते हो, यदि आपके लिए काम महत्वपूर्ण है तब आप कोई ना कोई रास्ता खोजोगे। अगर आपके लिए काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप क्या करोगे? अगर वो नहीं हो रहा, कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी हो रही है, लेकिन काम इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करोगे? उसे कंप्लीट करने के लिए कोई ना कोई रास्ता खोजोगे आप। क्योंकि आपको पता है अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, कहीं ना कहीं कोई परेशानी आ जाएगी या कहीं ना कहीं कोई इशू हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? रास्ता खोजोगे। अब वहीं दूसरी साइड ले लो, अगर काम इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर काम इम्पोर्टेंट नहीं है, उस केस में क्या होता है? बहानों की कमी थोड़ी है आपके पास या मेरे पास। भाई बहानों की तो कोई कमी नहीं है। अगर वर्क जो आप काम कर रहे हो, आप चाहे बिजनेस कर रहे हो, आप चाहे जॉब कर रहे हो, आप चाहे ठेली लगा रहे हो, आप चाहे कपड़ों की दुकान चला रहे हो, आप चाहे कबाड़े का काम करते हो, आप सुनार की दुकान खोलते हो, आप कुछ भी करते हो, टू जेड काम इम्पोर्टेंट है और काम नहीं चल रहा, तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है? वो रास्ते खोजता है कि मुझको ये काम चलाना है। और अगर वो काम इम्पोर्टेंट नहीं है तो वो सिंपल सी बात है, वो एक चीज़ में आके रुक जाता है कि बहानों की कमी नहीं है, वो कोई बहाना मार देता है और काम खत्म। अब वो ये किसी भी चीज़ में कर सकता है, वो जॉब में भी कर सकता है, वो अपनी एजुकेशन में भी कर सकता है। यानी कि जब उसका पढ़ाई का टाइम चल रहा हो और उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा या मन नहीं करता पढ़ने का, तो वो क्या करेगा? वो बहाने बनाएगा। एक बच्चा है जिसने स्टार्टअप में माँ बाप का पैसा लगवा दिया 10-15 लाख रुपए और बिजनेस करना था उसका, लेकिन अब उसका मन नहीं लग रहा। पैसा लगने के बाद मन नहीं लग रहा, तो अब क्या कर सकते हैं? कुछ ना कुछ तो बहाना बनाएगा ही ना, कुछ ना कुछ तो बताएगा ही ना मम्मी पापा को उनका पैसा बर्बाद करने के बाद। ऐसे जब बच्चे पढ़ने जाते हैं और वो अच्छे नंबर से पास नहीं हो पाते या अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते माँ बाप को, तो जब पेरेंट्स पूछते हैं तो क्या करता है बच्चा? बहाने ही बनाएगा ना, क्योंकि उसका मन नहीं था पढ़ाई में। तो अगर आपका मन लगता है किसी भी काम में तो आप रास्ते खोजते हो, अगर नहीं लगता तो आप बहाने खोजते हो। ये एक सिंपल रूल है लाइफ का। अब बात कर लेते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई अगर आपको नए कस्टमर्स एक्वायर करने हैं,
नए कस्टमर्स लेके आने अपने बिजनेस में और अपने बिजनेस को आप बढ़ाना चाहते हो, स्केल करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कौन कौन से चैनल्स की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्सों का आपको ध्यान में रखना है, तो मैं उस पर चलता हूँ। चलिए, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दे रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूनिक है, प्लस आज के टाइम में ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। जो बच्चा कर रहा है या 1-2 साल 2-3 साल बिजनेस करते हुए हो गया, वो इन सब के बारे में आराम से जानता होगा। उसने हो सकता है कुछ स्ट्रेटजी फॉलो भी की हो, कुछ स्ट्रेटजी पे वो काम भी कर रहा हो जहाँ से उसको रिजल्ट आ रहे हो, लेकिन 1-2 नहीं, हो सकता है आप 1 इम्प्लीमेंट करें, 2 इम्प्लीमेंट करें, 3 इम्प्लीमेंट करें, लेकिन मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स। अब ये क्रिटिकल पॉइंट्स 2 भागों में मैंने बांटे हुए हैं। आज के उसमें मैं आपको टोटली 8 बताऊंगा और कल कुछ और बताऊंगा, तो ये टोटल जो है ना 2 वीडियो में जाएगी। ये कंप्लीटली जो सॉल्यूशंस होगा, जो आंसर होगा, वो 2 वीडियो में जाएगा। तो आप पार्ट 1 भी अच्छे से देखना और पार्ट 2 भी। तो चलिए पार्ट 1 की शुरुआत करते हैं। यहाँ मैंने लिखा हुआ है टारगेटेड ब्लॉग विद कॉल टू एक्शन। इसका मतलब क्या है? टारगेटेड ब्लॉग। अगर आप नए कस्टमर्स एक्वायर करना चाहते हो तो आपको ब्लॉगिंग आनी चाहिए, हल्की फुल्की ब्लॉगिंग आपको आनी चाहिए। और वो भी ब्लॉगिंग जो है ना अननेसेसरी की नहीं आनी चाहिए आपको। अननेसेसरी की मतलब कि भाई आप बिजनेस कर रहे हो, यानी कि आपका काम ट्यूशन पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाने का काम है, लेकिन आप ब्लॉगिंग क्या कर रहे हो? आप पिकनिक के फोटो डाल रहे हो, है ना, यानी कि जो मैसेज दे रहे हो आप, जो आपके आसपास सोसाइटीज़ है, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो आपके रिश्तेदार है, यार दोस्त है, एक प्लेटफॉर्म होता है ना जैसे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, उन पे हम होते हैं, तो वहाँ पे हम जो पोस्ट डालते हैं वो उस बिजनेस से रिगार्डिंग कुछ डाल रहे हैं, कुछ उससे मिलता जुलता ब्लॉग कुछ डाल रहे हैं। हम उससे मिलता जुलता नहीं डालते, हम अपनी पर्सनल चीज़ें ज़्यादा डालते हैं। तो जब भी आप नए कस्टमर्स को चाहते हो, नए कस्टमर एक्वायर करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? टारगेटेड ब्लॉग। अगर आप ट्यूशन पढ़ाते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, तो आप अपनी हमेशा प्रोफाइल पे, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, या जहाँ पे भी आप ब्लॉग पोस्ट करते हो, वहाँ पे आपको उन्हीं टारगेट कस्टमर्स के लिए ब्लॉग पोस्ट करना है, जिससे आपका बिजनेस स्केल हो सके, आपका थोड़ा घना बिजनेस बढ़ सके। काम कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई आप कुछ भी करते हो A to Z, आप कुछ भी करते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मान लो आपका एक छोटी सी दुकान है, आप छोले भटूरे बनाते हो, विद एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, तो छोले भटूरे में आप क्या क्या स्पेशल डालते हो वो बताओ ना। एटलीस्ट जब आपके पास कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हो, जो खा रहे हो, उनसे फीडबैक लेके वो ब्लॉग डालो। आपकी दुकान कहाँ पे है वो ब्लॉग डालो, है ना। तो आजकल ये नया ट्रेंडिंग चल रहा है, ये आपको भी पता है कि ट्रेंडिंग बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। और जो बंदा वायरल हो जाता है, जो बंदा अपने ब्लॉग को सक्सेसफुली वायरल कर लेता है, वो डेफिनेटली बहुत अच्छी रिच पाता है, कस्टमर्स की भी और बिजनेस में भी। ठीक है। अब ब्लॉग, जो टारगेटेड ब्लॉग आपका होगा, उसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको कॉल टू एक्शन के साथ ब्लॉग डालना है। कॉल टू एक्शन मतलब आप कुछ भी ऐसा दिखाओ कि कस्टमर्स को ये पता लग जाए कि आप वहाँ पे हो। मान लो आप एक्वायर करना चाहते हो, तो या तो अपना मोबाइल नंबर, या अपनी वेबसाइट, या अपने ऑफिस का एड्रेस, जहाँ पे भी आप बिजनेस करते हो, आपकी दुकान का एड्रेस या आपका हो, वो कॉल टू एक्शन में जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको मिसिंग कर दो। अगर वो मिसिंग हुआ तो सिंपल सी बात, तो बंदा फाइंड आउट कहाँ करेगा आपको सर्च कहाँ करेगा। ठीक है। तो पहला पॉइंट ये था क्रिटिकल। अब दूसरा क्रिटिकल पॉइंट आता है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी की अगर मैं बात करूं तो देखो, चाहे कोई छोटा व्यापारी हो या कोई बड़ा व्यापारी हो, पब्लिसिटी हर किसी को चाहिए होती है। एक नॉर्मल से नॉर्मल इंसान भी पब्लिसिटी के लिए बहुत ज़्यादा मरता है। अब वो कैसे, मेरी बात सुनो ध्यान से। एक छोटी सी डांसर है ना, वो रील बना के डालती है, वो भी चाहती है कि लाखों करोड़ों लोग उसके डांस को देखें, तभी पोस्ट करती है, वो ऐसे पोस्ट नहीं करती। लेकिन कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा डांस करते हो, करोड़ों लोगों तक पहुंचते हैं, क्योंकि पब्लिसिटी के लिए ही ये सब चीज़ की जाती है। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप डांस कर रहे हो, या आप किसी भी प्रोफेशन में।
किसी भी प्रोफेशन में हो, पब्लिसिटी के लिए हम करते हैं, क्योंकि एटलीस्ट जितने ज़्यादा लोग हमें जानेंगे उतना ही हमारा बिजनेस स्केल हो सकता है, उतना ही हम उस प्रोफेशन में ग्रोथ कर सकते हैं जिस प्रोफेशन में हम एक्टिव हैं, जिस प्रोफेशन में हम काम कर रहे हैं। इसको पब्लिसिटी बोलते हैं। पब्लिसिटी पाने के लिए आपको देखो कुछ यूनिक चीज़ें जो भी आप चाहते हो, बहुत सारे तरीके ऐसे होते हैं कि लोग बाग जब कुछ नया चीज़ें शेयर करते रहते हैं तो कहीं से ना कुछ रिसोर्सेज उसको मिल जाता है जिससे उसकी पब्लिसिटी हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट, अनकन्वीनियल पीआर। यानी कि अब मैं बात कर रहा हूँ, ये तो एक कन्वीनियंस होगी कि भाई आप पब्लिसिटी कर रहे हो, आप टारगेटेड ब्लॉग डाल रहे हो, वो डाल रहे हो कन्वेंस करने के लिए। क्या करने के लिए? लोगों को कन्वेंस करने के लिए डाल रहे हो कि भाई आपके डांस से कोई कन्वेंस हो जाए, आपके ब्लॉग से कोई कन्वेंस हो जाए, आपकी स्टोरी से कोई कन्वेंस हो जाए। कन्वेंस होने के बाद आपको कॉल कर लें, चाहे बिजनेस चाहे कोई भी, मान लो आप छोटा मोटा साड़ी का काम करते हो तो साड़ी खरीदने के लिए वो कॉल कर ले, क्योंकि कॉल टू एक्शन मैंने बोला है ना, कॉल टू एक्शन। तो नए कस्टमर जब आपको देखेंगे, जब आपके ब्लॉग्स पढ़ेंगे, जब आप पब्लिसिटी देखेंगे, कहीं पे वायरल होता देखेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कन्विंशियल पीआर का मतलब होता है कि कुछ ऐसा अजीबोगरीब, कुछ ऐसा जो कन्वेंस ना करने वाला हो, कुछ ऐसा भी आपको करना चाहिए। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है कि भाई जैसे मान लो सपोज आप बिजनेस कोई भी कर रहे हो। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, ये डायरेक्ट हिट नहीं है कस्टमर को एक्वायर करने का, ना डायरेक्ट पॉइंट है, लेकिन इसमें भी हिडन वो होती है, हिडन स्ट्रेटेजी होती है जिससे आप फाइनली मैसेज तो वही देना चाहते हो जो आप देना चाहते हो, लेकिन क्या है आप डायरेक्टली नहीं करते। डायरेक्टली आप वो चीज़ नहीं बताना चाहते जो आप बताना चाह रहे हो, कुछ अनकन्विंस करते हो, कुछ अलग तरीके से करते हो, कुछ दूसरे तरीके से करते हो, बहुत अलग होता है। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी बात है कि जो भी आपके मन में अच्छा लगे, जैसे मान लो सपोज आपका, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ इसके लिए। जैसे मान लो आपका काम तो है, आपका एक साड़ी की दुकान है, ठीक है। अब साड़ियों के काम में अब डायरेक्टली अगर आप मार्केटिंग करोगे तो आप अपनी साड़ी दिखाओगे, फैब्रिक दिखाओगे, डिज़ाइन दिखाओगे, उसके लुक दिखाओगे, उसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ दिखाओगे, है ना, उसके फ़ायदे भी दिखाओगे। लेकिन अगर अनकन्विंस की बात करूं तो उस केस में क्या करोगे आप? उस केस में उसका कुछ नहीं दिखाओगे। एक एग्जांपल दे देता हूं मैं। ज़ारा का नाम सुना है आपने? ज़ारा एक ब्रांड है काफ़ी बड़ा। जब हम यहाँ पे शोरूम में जाते थे, वहाँ पे मैंने एक कपड़े का ब्रांड है बहुत अच्छा ना, वहाँ पे एक फटी हुई, बिल्कुल फटी हुई एक जीन्स उन्होंने टांगी हुई थी, जो कि इतनी भद्दी थी, इतनी भद्दी कि उसको अगर वो सड़क पे पड़ी हो ना तो उसको कोई वो नहीं देखेगा, लेकिन वो फ्रंट पे ही उन्होंने टांगी हुई थी। अब उसका मैसेज क्या था उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो मैसेज सिर्फ और सिर्फ ज़ारा को पता है कि भाई इसका मैसेज क्या है। तो अनकंफर्टेबल सा कर दिया, थोड़ा सा अलग सा कर दिया, वो फटी हुई वहाँ पे टंगी हुई है, लेकिन उसके जो फैब्रिक्स है, जो उसके ब्रांड्स है, वो बहुत ज़्यादा महंगी है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो कुछ भी आप ऐसा कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन वो उसकी जो स्टोरी हो, जो उसका टैग लाइन हो, जो उसकी स्लोगन हो, या उसका जो भी कंटेंट हो, वो बहुत पावरफुल होना चाहिए ताकि आप कन्विंस कर सको अपने कस्टमर। अब नेक्स्ट चलते हैं सर्च इंजन ऐड। सर्च इंजन ऐड क्या होता है भाई? अगर मैं बात करूं, आजकल बहुत सारे सर्च इंजन हैं। तो जैसे मैक्सिमम लोग, अगर मैं बात करूं तो गूगल को हर कोई जानता है, गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल से बड़ा कोई सर्च इंजन नहीं है आज के टाइम में। वैसे तो और भी बहुत सारे हैं, जैसे याहू हो गया, या और भी बहुत सारे सर्च इंजन हैं। कुछ चाइनीज़ सर्च इंजन है, कुछ अलग अलग कंपनीज ने बनाए हुए हैं, प्राइवेट सर्च इंजन बनाए हुए हैं, लेकिन गूगल से बड़ा कोई भी सर्च इंजन नहीं है। ये वर्ल्ड वाइड है, पूरे अगर मैं बात करूँ तो पूरे यूनिवर्स का डेटा इसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब सर्च इंजन ऐड में क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, वो ऐड रन कराते हैं गूगल में। ऐड रन क्या कराते हैं? गूगल पे रन कराते हैं। अब गूगल क्या करते हैं, जब भी मान लो कोई प्रोडक्ट, उस तरह का प्रोडक्ट सर्च करता है गूगल पे, तो गूगल उसको स्पॉन्सर करता है, स्पॉन्सर बाय ये कोई एजेंसी होगी तो उसका नाम आ जाएगा, डायरेक्टली गूगल को पेमेंट क्या होगा तो गूगल आ जाएगा, या जो भी होगा। अब वो जो ऐड होते हैं, जब जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे,
जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो गूगल की समझ में क्या आता है कि ये बंदा इस प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड है। गूगल को क्या समझ में आता है कि भाई ये बंदा इस प्रोडक्ट के लिए या इस सर्विसेज के लिए या इस सॉल्यूशन के लिए इंटरेस्टेड है, लेकिन खरीदेगा नहीं खरीदेगा वो उसको नहीं पता होता। खरीदेगा या नहीं खरीदेगा ये उसको नहीं पता होता, क्योंकि वो स्पॉन्सर कर रहा है, वो प्रेशर नहीं कर रहा किसी को, वो सेल्स नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक ऐड दिखाना था, वो ऐड दिखा रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है आपको। अब लेना ना लेना कस्टमर्स के हाथ में होता है। लेकिन इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ होती है। इसमें लीड जनरेशन एक फॉर्म होता है। मान लो कोई प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा यूनिक, आपको पसंद आ गया। अब आपको जैसे ही वो प्रोडक्ट पसंद आया, आपने उस पर क्लिक किया। क्लिक करने से पहले उसने एक छोटा सा फॉर्म भेज दिया, अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल एड्रेस, अपना कॉन्टैक्ट नंबर और 2-3 चीज़ें आपसे मांगी कि इसको भर दो और आप इसको बाय कर सकते हो, ये इसको देख सकते हो, इसके फंक्शन देख सकते हो, इसके फीचर देख सकते हो। अब अगर आपको डिटेल में जाना है तो आप डालोगे ना वो सारी चीज़ें। एटलीस्ट हम किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी एप्लीकेशन पे या कहीं पे भी जब नया साइन अप करते हैं, साइन इन करते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले डिटेल्स मांगी जाती है। सेम इसमें भी होता है सर्च इंजन में। सर्च इंजन क्या करता है, लीड जनरेशन सिस्टम होता है, नए कस्टमर्स देने वाला सिस्टम होता है। इसमें ये हो सकता है आपका ऐड 1 लाख लोगों को दिखाए, 2 लाख लोगों को दिखाए, 10 लाख लोगों को दिखाए। तो जितने भी आएंगे, वो 1000 आए, 2000 आए, 3000 आए, वो डायरेक्टली आपके पास फुल डेटा के साथ आएंगे। इसको बोलते हैं सर्च इंजन ऐड। अब थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं। अब चलते हैं सोशल एंड परफॉर्मेंस एडवर्टाइजमेंट। सोशल्स एंड परफॉर्मेंस एडवर्टाइजमेंट। अब ये क्या होता है, ये एडवर्टाइजमेंट क्या होती है? देखो, सोशल नेटवर्क्स की बात करूं, अगर मैं सोशल एडवर्टाइजिंग की बात करूं तो गूगल है ना और फेसबुक, ये 2 सबसे बड़े प्लेटफॉर्म हैं जो आपको बहुत अच्छी लीड्स देते हैं और बहुत कम उस पर कम प्राइस में। इसके अलावा और भी बहुत है, जैसे जस्ट डायल हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, ये भी आपको लीड्स प्रोवाइड करते हैं। बड़े प्लेटफॉर्म है इंडिया के। जस्ट डायल भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इंडिया मार्ट भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर आप वहाँ से लीड जनरेट करना चाहते हो तो लीड्स देते हैं आपको। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आप कोई सॉलिड कैंपेन नहीं चला रहे होते। सॉलिड कैंपेन मतलब लीड्स इंडिया मार्ट के थ्रू ही आती है, वहाँ नंबर भी उनका होता है, तुम्हारा नंबर नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्योंकि ये सोशल नेटवर्क है, यहाँ सब कुछ आपका होता है। अगर आप फेसबुक पे ऐड करते हो तो फेसबुक पे सब कुछ आपका होता है। आपका फोटो दिखेगा, आपका कंटेंट दिखेगा, आप जो भी दिखाना चाहते हो वो दिखेगा। जिस कैटेगरी के लोगों को ऐड दिखाना चाहते हो वो दिखेगा, है ना। जिस फॉर्म को फिल करा के कस्टमर को एक्वायर करना चाहते हो वो सारी चीज़ें दिखेगी। तो फेसबुक ऐड, गूगल एड्स, इसमें आप क्या करते हो, ये कम से कम कॉस्ट है। फेसबुक से सस्ती लीड आपको कहीं नहीं मिलेगी। एटलीस्ट 30-40 रुपये में, 50-60 रुपये के आसपास ये एक लीड देता है आपको, एक कस्टमर्स देता है जेन्युइन। अगर आपका कंटेंट में दम है, आपने जो ऐड रन किया हुआ है वो रन में। अब इसका एक एग्जांपल और सुनो। आपने बहुत सारे ऐड फेसबुक पे देखे होंगे, जैसे कोई बाल लंबा करने की दवाई बेच रहा है ना, कोई घुटनों की दर्द की दवाई बेच रहा है, कुछ हेल्थ से रिलेटेड सप्लीमेंट्स बेच रहे हैं, कुछ लोग कुछ और प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हैं ऐड के थ्रू, है ना। कुछ कॉलेजेस अपनी एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, अपने कॉलेज को प्रमोट करते हैं। तो ये जो ऐड होते हैं, जो फेसबुक चलाता है, वो उसके बदले कुछ पैसा लेता है और ऐड रन करता है। ऐड रन वो जिस आप एज में चाहो कि भाई आप चाहते हो कि 30 से लेके और 50 की उम्र का बंदा ही हमारा ऐड देखे, तो वो फेसबुक कर देता है। किस लोकेशन का बंदा चाहिए, अगर आपको दिल्ली एनसीआर चाहिए तो वो दिल्ली एनसीआर में ये ऐड चलेगी, पूरे भारत में ऐड नहीं चलेगी। तो कॉस्ट जो होती है ना, जो कस्टमर की जो कॉस्ट होती है एक्वायर करने के लिए, जिसको हम कोका भी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्वाइजेशन, वो बहुत कम लगती है, क्योंकि एक पूरा प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से वो सारी चीज़ें चलाई जाती हैं। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। आप फेसबुक पे, गूगल्स पे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, और वो भी परफॉर्मेंस एडवर्टाइजमेंट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग। ऑफलाइन का मतलब, जैसे मान लो भाई ऑफलाइन की अगर मैं बात करूँ तो ऑफलाइन से आपके मन में क्या आता है? सबसे पहले ऑफलाइन से सबसे पहले आपके मन में आता है कि भाई जैसे एक सेकंड, ऑफलाइन से सबसे पहले जो आपके मन में आता है वो आता है बड़ी बड़ी होर्डिंग, टेम्पलेट्स जो रोड पे खड़े होकर बांटते हैं, है ना, होर्डिंग, बैनर्स,
बोर्ड, ये इस तरह के होते हैं ऑफलाइन एड्स। लेकिन ऑफलाइन में भी कुछ यूनिक तरीके हैं, कुछ बहुत ज़्यादा यूनिक तरीके हैं जो लोग यूज़ करते हैं अपने आप की मार्केटिंग करने के लिए। अब इस तरीके को मैं बहुत डीपली और बहुत ध्यान से समझाने वाला हूँ, तो इसको गलती से भी मिस मत करना। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा तरीका है जिसमें कॉस्ट बहुत कम आएगी लेकिन रिजल्ट बहुत ज़्यादा आएगा। अब ये तरीका क्या है? ये तरीका होता है कि कुछ कंपनियां, कुछ एजेंसीज ऐसी होती है जो ऑफलाइन मार्केटिंग करती है। ऑफलाइन मार्केटिंग क्या? एक हमारा दोस्त है, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम धनंजय है, और उसका काम क्या है, वो लड़का क्या करता है, वो वाटर की बोतल, पानी की बोतल पे एड रन करते हैं। यानी कि पानी की बोतल कितने की आती है? किसी भी आरओ प्लांट से अगर आप कॉन्टैक्ट ले लेते हो, गर्मी का सीज़न चल रहा है, प्योर गर्मी चल रही है इस टाइम, ठीक है, गर्मी का सीज़न चल रहा है, और आप पानी किसी को फ्री में बांट दें, यानी कि पानी कहीं फ्री में बांट दें, और पानी पे जैसे बिस्लरी का लोगो लगा हुआ होता है, या फिर मान लो भाई किसी और कंपनी के लोगों की वाटर बॉटल होती है, वहाँ पे उनका ब्रांड नेम नहीं होगा, वहाँ पे होगा आपकी कंपनी का नाम, आपकी कंपनी का नाम होगा, और कॉल टू एक्शन दिया होगा, प्लस आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो लोगों को, आप मैसेज क्या देना चाह रहे हो। अगर मान लो आपने एक स्कूल खोला या एक कोचिंग सेंटर खोला या आपने कुछ खोला और आप बच्चों को एक्वायर करने की प्लानिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बच्चों को एक्वायर करने की प्लानिंग कर रहे हो। तो इस गर्मी में जब बच्चे दोपहरी में कॉलेज से बाहर निकले, जब बच्चे दोपहरी में कॉलेज से बाहर निकले, जब उनकी छुट्टी हो, तो आप, क्योंकि भाई आपका स्कूल है, आप मान लो 12th के बाद बच्चों को पढ़ाते हो, या आप ट्यूशन पढ़ाते हो, या आप कुछ भी करते हो, ठीक है, तो आप क्या करो, वो पानी की बोतल अपने कॉलेज के नाम के, ब्रांड के नाम के साथ उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बांटो, और उनसे बताओ, उनसे जो भी आप करवाना चाहते हो, आप जो मैसेज देना चाहते हो मैसेज दो उनको, बोतल फ्री में ले जाएंगे वो। लेकिन उस बोतल पे जो मार्केटिंग आप कर रहे हो ना, एक पानी की बोतल कितने रुपए की पड़ेगी आपको? 10-12 रुपये में। और मान लो आप डेली 200-300 बच्चों को पानी पिलाते हो, तो कहीं ना कहीं आपका आपके प्रति जो है ना बच्चों का झुकाव थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। एटलीस्ट पानी तो उन्होंने पिया, लेकिन उनके दिमाग में आपका स्कूल, आपकी कॉलेजेस, उसका नाम भी आ गया कि यार ये सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, या ये टॉपिक पढ़ाते हैं, या ये करते हैं, या वो करते हैं, जो भी XYZ। अब जितने भी बच्चे आपकी वो बोतल लेके जा रहे हैं, फ्री पानी पी के जा रहे हैं, वो क्या सोचेंगे कि चलो यार 12th पास आउट होने वाली, सर से बात करते हैं, हो सकता है हम कामयाब हो जाए, हम इस स्कूल में पढ़ते हैं, या इन सर से ट्यूशन पढ़ते हैं, या जो भी है। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी ऑफलाइन बहुत यूनिक तरीके से कर सकते हो। अब ये यूनिक तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग कैसे? जैसे एक एग्जाम्पल मैं और दे देता हूँ आपको। हाइक मैसेंजर ने जब अपनी मार्केटिंग की थी, तो उसने ऑफलाइन मार्केटिंग का जो तरीका निकाला था वो बहुत सॉलिड तरीका था। उस पर उसने क्या किया था, उसने जो कॉलेज की जितनी भी कैंटीन्स होती है ना, जहाँ कॉलेजेस होते हैं, जहाँ पे बच्चे बैठ के, बड़ी बड़ी कैंटीन्स होती है जहाँ पे बच्चे बैठ के लंच करते हैं, डिनर करते हैं, है ना, तो वहाँ पे वो टिश्यू पेपर फ्री में दे दिया। अब टिश्यू पेपर फ्री में दिया, प्लस उस पर कुछ कंटेंट लिखवा दिया, और उस पर लिखवा दिया 50 रुपये अर्न। अब 50 रुपये अर्न लिखा हुआ है, बच्चा डेफिनेटली, अगर आपको भी पता लगेगा कि भाई टिश्यू पेपर है आपके हाथ में, टिश्यू पेपर है, हाथ पूछ लो, आपने देखा 50 रुपये अर्न, और आपने टिश्यू पेपर खोल के देखा, तो उसमें डाउनलोड ये, और जैसे ही आप डाउनलोड करोगे आपको 50 रुपये मिलेंगे, प्लस अगर आप रेफ़र करते हो तो 10 रुपये आपको मिलेंगे, 10 रुपये आपके दोस्त को मिलेंगे। तो उसने ये टेक्निक अपनाई थी अपने इस एप्लीकेशन को बच्चों के फ़ोन में डाउनलोड कराने के लिए, ठीक है। तो तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। वाटर बॉटल का मैंने आपको तरीका दिया, टिश्यू पेपर का तरीका दिया। अब 10 रुपये में, 20 रुपये में आपको एक नया कस्टमर्स मिल रहा है, नए कस्टमर के पास आपकी बात जा रही है, तो वो फेसबुक से भी बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, टैक्टिक्स या जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ना, वो बिल्कुल सॉलिड होनी चाहिए आपकी, कंटेंट सॉलिड, मैसेज सॉलिड, यानी कि पहले ही प्रिपेयर कर लेना, काम शुरू करने से पहले, एग्जीक्यूशन में लाने से पहले। इस टाइम अगर मैं बात करूँ तो ये टाइम आपकी ग्रो करने का सबसे बेस्ट टाइम है, सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम है, ठीक है। तो आप इस तरीकों को भी यूज़ करके देखिए, हो सकता है आपको कस्टमर्स की कमी ना हो। अब नेक्स्ट चलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO,
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत यूनिक है। ये इसके बारे में आप यूट्यूब पे अगर सर्च करो तो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो। अगर मेरे से पूछना चाहते हो स्पेशली तो कमेंट में यस लिख देना, या फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे मैं एक कम्प्लीटली वीडियो आपको बना के दे दूँगा, जिसमें बहुत डिटेल से आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन काम कैसे करता है, कैसे आप अपनी कंपनी को, अपने ब्रांड को, अपनी वेबसाइट को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को, अपने सॉल्यूशंस को टॉप पे लेके आते हैं। आजकल अगर कोई बंदा कुछ परचेज करना चाहता है ना, वो सबसे पहले गूगल पे जाके देखता है। अगर गूगल पे ही आप टॉप पहले पेज पे पड़े हो या पहले फ्रंट पे ही आपका नाम आ जाता है तो डेफिनेटली लोग ट्रस्ट कर लेते हैं आप उसने क्लिक किया, आपकी वेबसाइट खुल गई या आपके ब्लॉग्स खुल गए या आपका कोई पेज खुल गया या कुछ भी खुल गया, उन्होंने पढ़ा, पूरी डिटेल्स मिली आपकी, कहाँ एड्रेस है, क्या नंबर है, क्या डिटेल्स है ना, क्या क्या आपके बारे में वहाँ पे लिखा हुआ है, वो सारी चीज़ें देखी, वो आपका हो गया। आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा या जो भी करेगा वो उसके ऊपर छोड़ दो आप। तो ये कुछ यूनिक तरीके, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी सबसे ज़्यादा पावरफुल है। अब नेक्स्ट चलते हैं कंटेंट मार्केटिंग। अब ये कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है? तो कंटेंट मार्केटिंग की अगर मैं बात करूँ तो कंटेंट मार्केटिंग एक बहुत पावरफुल मार्केटिंग है। अगर मैं बात करूँ फिर देखो, विदाउट कंटेंट के, विदाउट कोई सॉलिड मैसेज के, विदाउट सॉलिड स्टोरी के आप कभी भी बहुत आगे नहीं बढ़ सकते, बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। कंटेंट में क्या होता है भी, छोटे छोटे कंटेंट, पावरफुल कंटेंट आपको डिलीवर करते हैं। अगर मान लो आप मार्केटिंग का कोई भी तरीका यूज़ कर रहे हो तो कंटेंट आपको ज़रूर हेल्प करेगा, क्योंकि कंटेंट से जो है ना बहुत बड़े लेवल की चीज़ें क्रिएट की जा सकती है। कंटेंट, विदाउट कंटेंट के आप किसी भी मार्केटिंग को सफल नहीं बना सकते, क्योंकि कंटेंट अपने आप में बहुत पावरफुल होता है। अब कंटेंट क्या रखना है, ये एक तरीके से मैं बताऊं, ये एक तरीके से एक छोटी सी स्पीच होती है, यानी कि 4, 5, 6, 7 वर्ड की स्पीच होती है, लेकिन दिल की बहुत ज़्यादा टच करती है, बहुत सॉलिड टच करती है। तो कंटेंट को बहुत ध्यान से समझने है आपको, बहुत ध्यान से। अब इसकी 2 चीज़ों की मैं बात, जैसे कंटेंट मार्केटिंग की कुछ चीज़ें आपको कल बताऊंगा इसके पार्ट 2 में, और इसके अलावा जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है थोड़ा उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। बाकी मैंने आपको बता दिया। अब इसके जो क्रिटिकल और पॉइंट्स है वो मैं आपको कल डिलीवर करूँगा, ठीक है, इसके पार्ट 2 में। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो थैंक यू सो मच।